हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, आज हम लोग मैकेनिज्म से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, आज हम उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी। तो बोल रहा है कि अगर ये केस नली का जो व्यास है, इसको केस नली का व्यास जो है दुगुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई जो होगी वो आधा रह जाएगा। ठीक है, कितना होगा? आधा रह जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि श्यानता का मात्रक क्या है। तो श्यानता का मात्रक आपका हो जाएगा पॉइज। श्यानता का मात्रक क्या है? तो पॉइज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी। कह रहा है कि कोई भी दो गो अलग अलग व्यास के केस नली को किसी द्रव में, कोनो पानी में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, कितना द्रव जो है, कितना पानी उसमें चढ़ेगा, कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, जिसमें कम व्यास होगा। दो केस नली है, एगो इधर लेते हैं, एगो इधर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कम व्यास होगा उसी में अधिक होगी। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो लैंप की बत्ती में जो तेल है वह केशिकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। कहने का मतलब है कि कोई भी दिया में जो बत्तीहर डाला जाता है तो उसमें तेल चढ़ता है, वो किसके कारण चढ़ता है? तो केशिकीय घटना के कारण चढ़ता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। कह रहा है कि दिया में बत्ती का जो तेल होता है वो केशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि केश नली किसे कहते हैं, तो जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है, जैसे आपके सर का बाल जो है बारीक होता है, तो जौना नली का जो छिद्र होगा वो केश के समान, बाल के समान बारीक होगा, उसको केश नली कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि केशिकत्व किसे कहते हैं, तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। वो केश नली में अगर जो पानी ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि पानी में अगर जो लोहा के कोई सुई डाला जाता है तो डूब जाता है, लेकिन जहाज हमेशा तैरता रहता है, पानी में नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज का नियम जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का जो नियम है प्लवन के नियम से संबंधित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। कह रहा है प्लवन का नियम का पहला नियम कहता है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। कहने का मतलब है कि अगर जो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु जो है अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर लेती है। उसका दूसरा नियम कहता है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। दोनों को एक ही रेखा में होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, घनत्व बराबर कितना होता है? तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का अगर जो एसआई मात्रक पूछे तो इसका एसआई मात्रक होता है केजी मीटर, किलोग्राम मीटर -3 होता है, किलोग्राम मीटर -3 होता है। ठीक है, इसका मात्रक है, घनत्व का एसआई मात्रक है। ठीक है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, डी बराबर एम बटा वी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। कह रहा है कि कोनो वस्तु जो है, कोनो पानी में डुबोल जाता है पूरा या आंशिक, कोनो द्रव में कोनो वस्तु के, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, उसको पानी में पूरा या थोड़ा सा डुबोया जाता है तो उसके भार में, वजन में वो कमी महसूस होता है। ठीक है, और कह रहा है कि तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत जो है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, कोई भी वस्तु पानी में अगर जो है डुबाया जाता है तो वह हल्का महसूस होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं डिटेल से क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर एक ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है। कह रहा है कि जब कोनो वस्तु के कोनो पानी में डुबाया जाता है
तो वस्तु पर एक ऊपर से ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है। और कह रहा है कि जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जब कोनो वस्तु कोनो द्रव में डुबाया जाता है तो वो वस्तु पर एक अलग से ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो उसी को जब ऊपर की ओर धकेलेगा, अलग से वो फोर्स लगाएगा, तो उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये जो उत्प्लावन बल है, इसका मान वस्तु के द्वारा जो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु की द्रव की गहराई पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावन बल का जो मान है वो वस्तु की द्रव की गहराई पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव के घनत्व तथा वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। उत्प्लावन बल जो है वो द्रव के घनत्व तथा वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। कौन सा वैज्ञानिक ने उत्प्लावकता का नियम दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावकता, ये सब एक ही से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि सिराक्यूस के आर्किमिडीज एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक और खगोलीय विज्ञानी थे। और जो सिराक्यूस का आर्किमिडीज जो है वो सिराक्यूस का रहने वाले थे, ठीक है। वह एक यूनानी गणितज्ञ थे, एक भौतिक विज्ञानी भी थे, अभियंता भी थे, आविष्कारक और खगोल विज्ञानी भी थे। हालांकि उनके जीवन के कुछ ही विवरण ज्ञात है। उन्हें शास्त्रीय पुरातनता का एक अंग्रेजी वैज्ञानिक माना भी जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में उन्होंने जल अस्थितिकी, सांख्यिकी, उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव भी रखी थी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा जो है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रत्येक द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तुओं पर एक उछाल बल लगता है, ठीक है। उछाल बल लगता है। द्रव के जिस गुण के कारण उपरोक्त बल कार्य करेगा वही गुण उत्क्षेप कहलाएगा, ठीक है। द्रव के जमुना गुण के कारण ऊपर वाला जो बल है वो कार्य करता है, यानी उछाल बल कार्य करता है, उसको उत्क्षेप कहते हैं, ठीक है। इस गुण के कारण द्रव में पिंड पर ऊपर की ओर जितना बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस गुण के कारण जो उछाल बल लग रहा है और ऊपर जो बल लग रहा है उसको उत्क्षेप कहते हैं। इस सब गुण के कारण द्रव में पिंड पर ऊपर की ओर जितना बल कार्य करेगा वह के सबके उत्प्लावन बल कहा जाला। उत्प्लावन बल का परिमाण ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? बोल रहा है जल के सतह पर एक कोई लोहा का टुकड़ा नहीं तैरता है, क्यों नहीं तैरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक हो जाता है। जल का जो भार है लोहे के भार से अधिक होता है, इसलिए लोहा उसके अंदर नहीं डूब पाता है, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है फ्लोटेशन का नियम, यानी फ्लोटेशन के नियम के अनुसार तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए मित्त केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर आना चाहिए। जो मित्त केंद्र है वो गुरुत्व केंद्र के ऊपर आना चाहिए अगर जो संतुलन बनाए रखना है तो लोहे के टुकड़े का जो भार है उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। जब वस्तु द्रव पर तैरती है तो उसके भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, यानी लोहे द्वारा विस्थापित जो जल का भार है वह लोहे के भार के बराबर होता है, ठीक है। यानी लोहे द्वारा विस्थापित जो जल का भार है लोहे के भार के बराबर होता है। कितना होता है? बराबर होता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, अपने आयतन के बराबर जगह पानी हटा देगा तो नाव डूब जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज जो है यूनानी गणितज्ञ थे, यूनान के थे, ठीक है। सिराक्यूस यानी कि यूनान के थे। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि सिराक्यूस के आर्किमिडीज एक यूनानी गणितज्ञ थे, भौतिक विज्ञानी थे, अभियंता थे, आविष्कारक थे और खगोल विज्ञानी थे, ठीक है। लेकिन उनके जीवन के कुछ ही विवरण का पता चलता है। उन्हें शास्त्रीय पुरातनता का एक अग्रणी वैज्ञानिक भी माना जाता है। भौतिक विज्ञान में उन्होंने जल अस्थितिकी, सांख्यिकी, उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? वो पानी का जो बूंद है जहाँ तेल वगैरह गिरा रहता है उस पर नहीं चिपकता है, क्यों?
क्यों नहीं चिपकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उस ससंजक बल का जो मान होता है आसंजक बल से अधिक होता है, ठीक है। यानी इसमें आसंजक बल कम होता है, इसलिए वो पानी की बूंदे तैलीय पृष्ठ पर, तैलीय सतह पर नहीं चिपकता है, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल पानी तथा तेल के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होने के कारण पानी की बूंदे तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, ठीक है। वही है बात कि अगर ये ससंजक बल असंजक बल से अधिक हो जाएगा तो पानी की बूंदे तैलीय सतह पर नहीं चिपकेगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि तुल्यकाली उपग्रह जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द कैसे घूमता है? तो पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूरब घूमता है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि तुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब होती है, ठीक है। घूर्णन दिशा उसकी दिशा किधर होती है? तो दिशा आपका हो जाएगा पश्चिम से पूरब हो जाएगा। तो घूर्णन दिशा के समान 24 घंटे के आवर्तकाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन उपग्रहों का लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये सब जो उपग्रह है इसको 36,000 के किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये अपने आवर्तकाल के कारण पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक की अस्थायी प्रतीत होती है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगर आपसे पूछे कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक व्हिटिल ने किया था। सर फ्रैंक व्हिटिल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो है रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में, जेट इंजन दोनों दो कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो पहला कथन बोल रहा है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। कहने का मतलब है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में बताना है। तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? तो अपने आसपास के वायु का प्रयोग करता है, इसलिए यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है, ठीक है। उपयुक्त नहीं होता है, बात सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, यो बात सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कहने का मतलब है कि पानी का एगो गिलास में पानी है, एक बर्फ का टुकड़ा उसमें तैर रहा है। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल के पानी हो जाएगा तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, पानी उतना ही रहेगा। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि वह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पानी उतना ही रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि एक ऊंचा इमारत है, उस पर से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण की गति से उसको गिराया जा रहा है। तो अगला 3 सेकंड के बाद ऊपर वेग में क्या परिवर्तन होगा, कितना वेग होगा? तो उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेग बढ़ जाएगा। वेग कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है, अगर चांद पर गुरुत्वजनित त्वरण 8e/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान आपका 100 केजी हो जाएगा, ठीक है। जब उसका वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान उतना ही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के -3, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का एसआई मात्रक है। 1 जूल बटा सेकंड के समतुल्य है। जो वाट जो है 1 जूल बटा सेकंड के बराबर है। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग पर सेकंड, अर्ग प्रति सेकंड सीजीएस पद्धति में, या इसको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यू भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कितना हो जाएगा? तो भारहीनता होगा उस अवस्था में मोमबत्ती की जो ज्वाला का आकार जो होता है वो गोलाकार हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो गोल हो जाता है। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाएगा। भारहीनता की जब स्थिति होगा तो पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान भी 0 हो जाएगा, जिसमें ज्वाला गैसों के साथ ऊपर नहीं जाएगी। जो ज्वाला होता है वो गैस के साथ ऊपर नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है?
यानी कहने का मतलब है एगो केस नली में जल की अपेक्षा एगो तरल पदार्थ है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो ये क्यों चढ़ता है? तो इसका कारण है कि तरल का जो पृष्ठ होता है, तनाव होता है, जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि 21 नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका सूत्र होता है H बराबर इतना 2T cos थीटा अब्लिक RdG, H समानुपाती होगा T का। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसमें से केशिकत्व का कौन सा कारण नहीं है? तो स्याही का सोखना ये तो केशिकत्व का कारण है, भूमिगत जल के ऊपर चढ़ना केशिकत्व का कारण है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये क्या बोलते हैं, केशिकत्व का कारण नहीं है। ठीक है, ये पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये भी केशिकत्व का कारण है। चलिए चलते इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि दैनिक जीवन में केशिकत्व की कई प्रक्रियाएं दिखाई देती है, जैसे कि किरोसिन दीप में धागा के बीच बनी केशिका नलियों से तेल का ऊपर चढ़ना। यानी कह रहा है कि किरोसिन के दिया जो है उसमें धागा के बीच बनी किस नलियों से तेल का ऊपर चढ़ना ही केशिकत्व का कारण है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मसी चूस पत्र रंध्र के माध्यम से स्याही का अवशोषण आदि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्णहरिण की ओर बढ़ना कई कारणों से होता है, जैसे कि केशिकत्व, प्रस्वेदन, संसंजन आदि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कह रहा है कि न्यूटन के जो नियम है इसके अनुसार विश्व का कोई भी कण है दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आता है या करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल का परिमाण उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है। ये चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग आपका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पलायन वेग किसे कहते हैं, तो पलायन वेग उसे कहते हैं कि जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होगी उसी को पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल आपका दाब का मात्रक है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि दाब किसे कहते हैं, तो दाब कहते हैं किसी ताल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब एगो अदिश राशि है। दाब का जो मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको पास्कल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दाब का मात्रक कितना होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल में कितना न्यूटन होता है? तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है? तो एक बार के बराबर समतुल्य होता है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में क्या देखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। कह रहा है कि क्यूसेक के द्वारा किसी जल का बहाव मापा जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में CFS क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, CFS का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे संक्षिप्त में CFS कहते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। ठीक है, एक क्यूसेक मैट्रिक इकाई में 28.2 लीटर प्रति सेकेंड पानी का बहाव होता है। ये कहने का मतलब है कि एक क्यूसेक मैट्रिक इकाई में 28.2 लीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 28.2 लीटर पानी का बहाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार क्या होता है? तो कोई भी पिंड का जो भार है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आपका अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या होता है। तो जब कोनो वस्तु के पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है घट जाता है, ठीक है। उसका भार क्या होता है, घट जाता है। चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ठीक है, तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। ये VVI है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है तो 1/6 होता है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होता है, वस्तु का भार W बराबर mg होता है, ठीक है। यानी वेट बराबर mg, m आपका द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। और चंद्रमा पर भार होता है m गुणे g/6। चंद्रमा पर पूछेगा तो m गुणे g/6 और पृथ्वी पर पूछेगा तो W बराबर mg, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी बोल रहा है विद्युत बल का एसआई मात्रक। यानी पूछ रहा है कि विद्युत बल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होगा, ठीक है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। उसके बाद अगला आपसे पूछ रहा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होगा, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर करता है, यानी हमेशा घूमता रहता है। वो भूमि पर स्थिर उपग्रह जो है अपनी कक्षा में हमेशा घूमता रहता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। किसके द्वारा होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपने कक्षा में हमेशा निरंतर घूमता रहता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, यानी हाथ के घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो हमारे हाथ के घड़ी में हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, विभिन्न संचलन से प्राप्त होती है। जबकि क्वार्टज क्रिस्टल घड़ियों में यह ऊर्जा द्रव के क्रिस्टल से प्राप्त होती है। सामान्य हाथ की चाबी वाली घड़ियां स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण चलती है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ठीक है। पानी की सतह से ऊपर जो बाल्टी है, पानी की सतह से जब ऊपर आता है तो भारी महसूस होने लगता है, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर जैसे आएगा तो अधिक महसूस होने लगता है, ठीक है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, ठीक है। भार में आभासी होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है और बाल्टी भारी महसूस होने लगती है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारहीनता क्या होती है। भारहीनता क्या होती है, तो भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि इसे ही भारहीनता यानी जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। भारहीनता को दूसरा नाम क्या है, जीरो ग्रेविटी। भारहीनता की स्थिति में इंसान भार महसूस नहीं करता है, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक वस्तु पृथ्वी पर हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व या ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। इसमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो आपका स्टील हो जाएगा सबसे अधिक प्रत्यास्थ, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि वास्तव में कोई भी वस्तु न तो पूर्णतया प्रत्यास्थ और न ही पूर्णतया प्लास्टिक अथवा सुघटे होती है, लेकिन सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के बीच ही होती है। फिर भी मोटे तौर पर क्वार्टज तथा फास्टर ब्राज को पूर्णतया प्रत्यास्थ तथा मोम व गीली मिट्टी को पूर्णतया प्लास्टिक माना जा सकता है, ठीक है। इसलिए दिए गए विकल्प में सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है स्टील हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अपकेंद्र बल के प्रभाव से पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर
लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है। तो घड़ी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसकी अवस्था और कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण क्या होता है। तो कक्षा की अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। ठीक है, त्वरण जो है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में जो त्वरण होता है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण वो त्वरण के बराबर हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति कक्षा में त्वरण के कारण होती है। किसके कारण होती है? त्वरण के कारण होती है, जो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाएगी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, यानी गोल गोल घुमाया जाता है। तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो क्यों टूटती है? तो पत्थर जो है स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, इसलिए डोरी टूट जाती है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के समुद्र घोल में तैरता रहता है, नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा जो है मृदु जल में डूब जाता है और नमक के समुद्र घोल में तैरता रहता है। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कह रहा है कि अंडे की बाहरी सतह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ व्यवहार करती है। जब नमक के घोल वाले जलीय विलयन के अंडे को डुबोया जाता है तब परासरण क्रिया द्वारा अंडे में उपस्थित द्रव नमकीन जल में आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण अंडा सिकुड़ जाता है तथा जल में तैरने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णन मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अपने हाथ के बाहरी की तरफ फैला देना चाहिए। ठीक है, उसको कोणीय चाल कम करने के लिए अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो साबुन जो है कपड़ों की बेहतर सफाई में इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। तो न्यूटन मीटर जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। न्यूटन मीटर या जूल दोनों जो है ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया या जूल दोनों ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर आघूर्ण का, एक न्यूटन मीटर होता है, एक न्यूटन मीटर आघूर्ण होता है। तो न्यूटन मीटर जो है आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। जूल जो है न्यूटन मीटर का भी होगा ऊर्जा का। न्यूटन मीटर चाहे जूल दोनों ही ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और न्यूटन मीटर आघूर्ण का भी ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि डायनेमो या विद्युत जनित्र की खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है। तो दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का भार जो है और द्रव्यमान का समान होता है। किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान दोनों समान होता है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी समान रहता है, जबकि पिंड का जो भार है अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की मूलभूत माप को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोनो वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण के मूलभूत माप को द्रव्यमान कहते हैं। इसलिए इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होगी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों। तो यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सबसे ज़्यादा होता है। अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला प्रश्न है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो द्रव चालित जो ब्रेक है पास्कल के नियम पर कार्य करता है, यानी पास्कल के नियम पर द्रव चालित ब्रेक काम करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से।
कह रहा है कि आधुनिक द्रव चालित प्रणाली पास्कल नियम पर आधारित है, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस जो कि बहुत कम बल से अधिक भार उठाने में उपयोगी युक्त होता है, उसी तरह पास्कल नियम पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, इनमें से कौन सा जो मात्रक है न्यूटन मीटर का नहीं है। तो बल का जो मात्रक है न्यूटन मीटर नहीं है, ठीक है। न्यूटन मीटर जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों। यानी कहने का मतलब है कोई धावक जो है वो लंबी छलांग लगाना चाहता है तो उससे पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, उसके बाद छलांग लगाता है। तो ये क्यों लगाता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, ठीक है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो गति है जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक मदद करने में, ज़्यादा दूर तक उसको धकेलने में मदद करती है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थर को एगो छत से भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जो है जमीन पर एक साथ पहुंचता है, ठीक है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। कोणीय संवेग जो है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर है, यानी कोणीय संवेग का सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि भौतिक विज्ञान में कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, जो कि किसी विशेष अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणक के बराबर होता है, ठीक है। किसी कणों के निकाय जैसे कि दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के कोणीय संवेग के योग के तुल्य होता है, जहां r उस बिंदु के सापेक्ष उस कण का स्थिति सदिश है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो बर्नौली का जो सिद्धांत है ऊर्जा से संरक्षण का प्रकथन है, ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि बर्नौली का सिद्धांत जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा अर्थात दाब गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग नियत रहता है, ठीक है। जैसे कि P+1/2 dV² प्लस dGH बराबर नियतांक होता है, ठीक है। इस प्रकार बर्नौली का प्रमेय एक प्रकार से प्रवाहित द्रव के लिए ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत है। बर्नौली का जो प्रमेय है एक प्रकार से प्रवाहित द्रव के लिए ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का। चलते हैं अगला प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है। लोहा की जो सुई है पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की जो सुई है पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, तैरती रहती है। पृष्ठ तनाव द्रव का एक गुण है जो बाहरी बल का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, ठीक है। इस प्रकार पानी का ऊपरी सतह अपने से अधिक घनत्व वाले पदार्थ का प्रतिरोध करता है, ठीक है। यह नियम लोहे के सुई पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल होता है, ठीक है। सोखने में कौन मदद करता है, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि केशिकीय अभिक्रिया जो परिघटना है उसी के कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ रखा जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर अगर रखा जाएगा तो किसी वस्तु का भार 0 होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी तल के नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता रहता है, ठीक है, तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है 0 होगा, ठीक है। पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगर पूछेगा विषुवत रेखा पर कितना होता है तो न्यूनतम होता है या ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने पहले ही बताया था, तो ब्रह्मागुप्त ने पहले ही बता दिया था कि जो वस्तु है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ब्रह्मागुप्त जो है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने 2 विशेष ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। पहला ग्रंथ था ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, ठीक है, 628 में किए थे, ठीक है। और दूसरा था खंड खादक या खंड खाद पद्धति सन 665 ईस्वी में किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह जो है सुस्त हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो सुस्त हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
कह रहा है कि टी बराबर जो होता है आवर्तकाल यानी 2 पाई √1/g होता है। टी का मान कितना होता है 2 पाई √1/g होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा पर जो है लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल वहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 है। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, इसलिए चंद्रमा पर पेंडुलम की घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, यानी नाखून से जब फोड़ेंगे या सुई से फोड़ेंगे तो दोनों में सबसे आसान सुई से फूट जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डाल देती है। आपका अगला प्रश्न है कि लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन होता है वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो जब लिफ्ट जो है तेज़ी से नीचे जा रही होती है तो मनुष्य का वजन जो है वास्तविक वजन से कम मालूम पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके, ठीक है। तो क्रिकेट की गेंद को 45 डिग्री के कोण से अगर जो क्षैतिज मारा जाता है तो वह अधिकतम दूरी तक जा सकता है, जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि इसका सूत्र होता है R बराबर U², ठीक है। U² sin 2Q/g के अनुसार साइन थीटा का मान जो है अधिकतम होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 90 डिग्री पर होता है, लेकिन दिए गए सूत्र में थीटा 45 डिग्री है, इसलिए R का मान अधिक हो जाएगा, ठीक है, जो अधिकतम क्षैतिज दूरी को व्यक्त करता है। इस तथ्य अनुसार गेंद को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी, यानी गेंद को 45 डिग्री से उसको बैट से मारा जाएगा तो वह अधिक दूर तक जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य का मात्रक क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर भी 20 जूल का कार्य होगा, ठीक है। यानी 5 न्यूटन इंटू 4 मीटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जूल ही कार्य होगा, ठीक है। कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। इसे संक्षेप में जे से सूचित किया जाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। बोल रहा है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और तब प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान जो है वह जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप कौन है? द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो द्रव्यमान से ही हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसकी आकर्षण या शक्ति का पता चलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। कौन सही है? इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो मैक होता है, ठीक है। उच्च वेग का मात्रक क्या है? मैक है। उसके बाद बोल रहा है तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला है, ठीक है। कौन सही है उसको देखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कह रहा है कि जूल किसका मात्रक है? तो जूल है आपका कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर आपका हो जाएगा धारा का मात्रक, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो बोल्ट जो है किसका मात्रक है? तो बोल्ट आपका हो जाएगा विभवांतर का मात्रक। कैलोरी किसका मात्रक है? तो कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो आज आपका मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोग इसके बाद कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं। हीट शुरू करूं या लाइट शुरू करूं? हीट यानी ऊष्मा। मैं सोच रहा हूं कि हीट ही शुरू कर देता हूं, ऊष्मा इसके बाद शुरू करता हूं। अगर आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसी को शुरू करूँगा। चलिए अगला चैप्टर आप लोग बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए अंदाज में, नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।